हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ। और इससे पहले मैं आप सभी के लिए स्ट्रेटजी जब बनाई थी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई थी और बोली थी कि वो भी पास हो सकते हैं। उनके लिए मैं बोली थी कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जो मास्टर वीडियो होगा, और वो पास होने में आपके 80% योगदान देगा। 20% तो आप अपने आप से खुद से पढ़े होंगे, 80% योगदान सिर्फ इसी एक वीडियो से होगा। और इस वीडियो में मैं पूरे 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको मैं एक बार एनालिसिस की। इसके बाद उससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको नोट डाउन की। फिर उन टॉपिक्स को के बारे में आपको इसमें बताऊंगी, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, और मैथ हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पेडागोजी हो, सब इसी वीडियो में इंक्लूड होगा। अगर इस वीडियो को आज आप देखते हैं तो पास होने का जो चांस है वो मतलब पास होने के लिए 80% चाहिए ना योगदान, जिसमें से 80 मतलब 100% चाहिए ना, जिसमें से 80% इस वीडियो से कवर हो जाएगा। आप निश्चित ही पास हो जाएंगे अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत पढ़ाई ये पहले भी किए होंगे और इस वीडियो को आज देखते हैं। मैं आप सभी को पहले ही वीडियो के बारे में बता दी क्योंकि आप सभी का जो टाइम है बहुत ही प्रीसियस है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखते हैं। पहला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस वीडियो का जो एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक है ना, वो एग्जाम से बाहर वाली चीज़ें नहीं है। जो भी एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछी हुई हैं वही सारी चीज़ें इसमें है, एक भी वर्ड बाहर का इंक्लूड नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे है, ये हर साल क्वेश्चन इससे बना है। चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। और कभी कभी आपके क्वेश्चन बनता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो पियाजे। एक क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। फिर चलिए देखते हैं, ये जो वर्ड हैं भी जो मैं बताऊंगी ये पियाजे से रिलेटेड है। कहीं भी ये वर्ड दिखे और साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो वो संज्ञानात्मक विकास या पियाजे से होगा। एडेप्टेशन, अनुकूलन। इन्होंने बच्चे के जो सीखने का स्टेज बताया था, चार चार अवस्थाएं बताई थी, अभी मैं उसको बताऊंगी। इनके जो इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत बताया था उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे कि बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं, कैसे कैसे समायोजन करते हैं, कैसे कैसे समाज में खुद को ढाल लेते हैं। उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने जो वर्ड्स दिए थे उनसे क्वेश्चन हर बार बनता है। इसमें पहला है अनुकूलन। पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा अनुकूलन है, कोई क्वेश्चन दे देगा तो पूछ लेगा इसमें क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे अनुकूलन हो रहा है, एडाप्टेशन हो रहा है। देखिए, खुद को ढाल लेना। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, खुद को ढाल लेना। मान लीजिए बच्चा जब छोटा था, एकदम छोटा था, तो उसे समाज की कोई बातें अच्छी नहीं लगती थी। समाज की कोई बातें अच्छी नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसी समाज में रहते हुए, उसी मतलब समाज में रहते हुए उसका सोशलाइजेशन हुआ और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसने ढाल लिया उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन है, ये बच्चे को पसंद नहीं था कि उसके माँ बाप ज़्यादा डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन बच्चा जब उसी माहौल में रहेगा रहेगा फिर उस क्या कर लेगा, उसी के अकॉर्डिंग रहना सीख जाएगा। जब वो रहना सीख जाएगा तो उसी को बोलते हैं अनुकूलन हो गया, किसी माहौल में ढल जाना, ये होता है अनुकूलन। फिर देखते हैं एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं आत्मसातकरण। इसमें क्या होता है, नया ज्ञान जोड़ना। मान लीजिए बच्चे को होता नहीं है, कोई ऐसे पेन था, ये पेन है, बच्चे को ये पता था कि ये पेन है, बच्चे को मान लीजिए ये पेन पता था। अब फिर ऐसे ही आ गया एक दिन, ऐसे पेंसिल आ गया, फिर इस पेंसिल वाली चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया पेन के साथ, तो ये क्या हो गया, आत्मसातकरण हो गया। नए नया जो ज्ञान है उससे रिलेटेड उसको ऐड कर लेना, ये एसिमुलेशन होता है, आत्मसातकरण होता है। ये किससे संबंधित है, पियाजे से, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। फिर है एक्मोडेशन, जिसे बोलते हैं समायोजन। समायोजन का मतलब होता है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये चाइल्ड है कोई, इसकी जो पहले थिंकिंग थी कि मम्मा जो है बहुत रूड है, ठीक है। फिर मम्मा ने किसी दिन क्या किया, इसको मम्मा किसी दिन बिल्कुल विनम्र हो गई, इनको लाड प्यार दिखाया। फिर बच्चे ने क्या सोच लिया कि नहीं मम्मा रूड नहीं थी, मैं गलत सोचा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी जो उसकी ये सोच थी पहले वाली ना, ये जो पहले वाली सोच थी, ये क्या था, इसका सोच ही इसका स्कीमा होता है। स्कीमा वर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये जो पहले सोचा था कि मम्मा बहुत रूड है, ये सोच उसकी क्या है, वो स्कीमा है। लेकिन मम्मा ने जब किसी दिन लाड प्यार दिखाया, फिर उसने सोचा कि नहीं मम्मा बहुत अच्छी हैं। फिर उसने क्या किया, उस सोच में, उस स्कीमा में, वो जो सोच है वही स्कीमा है, तो उस स्कीमा में सुधार जो लाया कि नहीं मम्मा अच्छी हैं, तो वो क्या है, वो समायोजन है, उसने सुधार कर लिया अपनी सोच में। तो वही पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान कौन था, कि मम्मा रूड है, ठीक है। तो ये पूर्व ज्ञान था, लेकिन उसने जब सुधार किया तो उसे स्कीमा में सुधार बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा स्कीमा किसे बोलते हैं, जो पहले के थॉट, इस पहले के नहीं, जो थिंकिंग होते हैं उन्हीं को स्कीमा बोलते हैं, थॉट्स जो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्कीमा वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर ये वर्ड आए तो पियाजे से रिलेटेड होता है। फिर है इक्विलिब्रियम। आपको पता होगा संतुलन कब होता है। मान लीजिए हमें कोई टीचर, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई टीचर है, वो हमें क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। कोई टीचर है हमें पढ़ा रहा है, मान लीजिए ABCD पढ़ा रहा है, ठीक है।
उन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया, हमें समझ में आ गया, तो हम क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या हो गया, हमें क्लियरिटी मिल गई। जब क्लैरिटी मिल जाती है, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, वो इक्विलिब्रियम, वो संतुलन की अवस्था हो जाती है। बच्चा उस टाइम क्या कर सैटिस्फाइड खुद को महसूस करेगा कि उसके अंदर, क्योंकि दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, तो कोई इक्विलिब्रियम होता है एक वर्ड, ये भी पियाजे से रिलेटेड है। फिर है डिसइक्विलिब्रियम। वहीं अगर मुझे टीचर ने जो पढ़ाया उसमें कुछ चीज़ें हमें गलत लगी, कन्फ्यूज़न लगा, फिर क्या हो गया, हमारे मन में तमाम ख्याल आने लगे कि ये तो चीज़ गलत है, हम फिर मैं आने लगा कि टीचर गलत पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, असंतुलन। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कन्फ्यूजन होगा। ये तो मैं पढ़ाने को मतलब एग्जाम्पल में दी हूँ। बच्चा है, कोई भी चीज़ें ऐसी हो सकती है। मान लीजिए बच्चे ने, जैसे वही अभी मैं जो बोली थी, वो एग्जाम्पल दी थी स्कीमा के लिए, वही मान लीजिए जब उसे क्लियर हो गया कि नहीं मम्मा रूड नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, वो संतुलित हो गया, इक्विलिब्रियम वाले स्टेज में आ गया, नहीं मम्मा रूड नहीं है। लेकिन वही जब वो कंफ्यूजन में था कि मम्मा मेरी अच्छी नहीं है, तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम था, वो असंतुलित था, उसके मन में तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं वो चलते रहते हैं। तो जब कन्फ्यूजन दिमाग में चलते रहते हैं उसे डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है, तो इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, सोचने समझने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। डिसइक्विलिब्रियम में इसमें ख्यालों में ये डूबता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन, पदार्थ की मात्रा का ज्ञान। कंजर्वेशन क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का ज्ञान। जैसे उन्होंने बताया है जीन पियाजे ने, ये 2 ग्लास में वाटर रखा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, तो एक बड़ा वाला ग्लास, सेम वाटर है, इस ग्लास का और दोनों ग्लास का साइज सेम है। बच्चे को जब सेम साइज है तो क्या हुआ, सेम साइज है तो क्या पता था बच्चे को कि हाँ दोनों में जो वाटर का अमाउंट है वो सेम है। लेकिन जैसे ही इस वाले ग्लास के वाटर को हमने क्या इसमें ऐड कर दिया ना, जबकि वाटर तो उतना ही था। हम जब पूछेंगे इस वाले ग्लास में बताओ किसमें ज़्यादा वाटर है या किसमें कम है या इक्वल है, तो बच्चा तुरंत बोल देगा कि इस वाले ग्लास में ज़्यादा वाटर है, क्योंकि उसे कंजर्वेशन वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन। अब यही जब बता दें कि हाँ ये इसी में ये क्योंकि ये इसी ग्लास का इसमें वाटर है तो इक्वल ही होगा, इसके इक्वल ही होगा, तो वो कंजर्वेशन वाली चीज़ें आ जाती है। यही होता है कंजर्वेशन, मतलब पदार्थ की मात्रा का ज्ञान कितना है पदार्थ। फिर है संरचनात्मक ज्ञान। संरचनात्मक ज्ञान, ये जितने वर्ड हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं किसी ना किसी साल। फिर है संज्ञानात्मक संरचना, जो कॉग्निटिव मतलब स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या रिलेटेड है, ये दिमाग से संबंधित होता है। कहीं भी संरचनात्मक वाली चीज़ें आए मतलब ये माइंड से रिलेटेड है। संरचना संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि माइंड जो है, कोई भी सिचुएशंस हो, माइंड उस टाइम पे कैसे काम वर्क कर रहा है, वही होता है संज्ञानात्मक। सोच से जो होती है उसी से रिलेटेड होता है संज्ञानात्मक, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वही संज्ञान है, सोच समझ, ये दिमाग से संबंधित है। फिर स्कीमा, स्कीमा मैं आपको बता ही दी हूँ, ये ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है उसका पैकेट होता है। नॉलेज, मान लीजिए ये ज्ञान है, ये नॉलेज है ना, इसी को अगर एक सेट के रूप में व्यवस्थित तरीके से जो सेट होता है नॉलेज का, वही क्या होता है, स्कीमा होता है। और हर ज्ञान इसी में फीड होता है। अगर जो माइंड होता है, एक एक थिंकिंग जो भी होती है, जैसे मैंने देखा कोई कलर तो मैं सोची कि ये तो रेड कलर है, ये तो रेड कलर है, ये कहाँ पे फीड हो गया मेरे दिमाग में, रेड कलर है ये, तो ये स्कीमा में फीड होगा, इसी में ये फीड होता है, स्कीमा इसे बोलते हैं। एक एक जो थिंकिंग होती है वो स्कीमा से रिलेटेड होती है। ये ज्ञान का या इंफॉर्मेशन जो होता है, इन सब चीज़ों का एक संगठित रूप होता है स्कीमा। स्कीमा वर्ड आए तो पियाजे से रिलेटेड है। फिर है डिसेंट्रिंग है, जिसे विकेंद्रण बोलते हैं, ये पलटावी की अज्ञानता होती है। डिसेंट्रिंग मतलब होता है अगर कहीं पलटा विकेंद्रण है, ये विकेंद्रण वाली चीज़ें किससे आती हैं, बस आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अभी मैं बता रही हूँ। पहले समझ लीजिए वर्ड को, किससे किसका क्या मतलब होता है। जो पलटावी की अज्ञानता या विकेंद्रण बोलते हैं, मान लीजिए आप क्या किया, कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, उसको उसकी मम्मा बाजार लेके जाती है, मार्केट में लेके जाती हैं, इस रास्ते से मान लीजिए जाती हैं डेली, ये किस एज में, 0 to 2 to 7 एज ईयर के एज में, ठीक है। फिर उस बच्चे को जब हम, वो बच्चा मान लीजिए मार्केट में गया, फिर वो बच्चा एक दिन अकेले गया मार्केट में, चला तो जाएगा लेकिन वो वापस नहीं लौट पाएगा क्योंकि उसे रास्ता भूल जाएगा। ये होता है पलटावी की अज्ञानता। वो चला तो गया अकेले, लेकिन वो लौट के नहीं आ पाएगा, वो भूल जाएगा रास्ता, तो वो होता है पलटावी की अज्ञानता, विकेंद्रीकरण। जैसे एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए x = 3 है और 3 = यक्स, वो अगर हम उसे बता दिए यक्स बराबर 3 है, तो वो 3 बराबर यक्स नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो उसे लगेगा कि नहीं ये नहीं होता। तो ये होता पलटावी, जिसे बोलते हैं पलटावी कंगूड़। फिर विकेंद्रण भी बोलते हैं, ठीक है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, अब मैं आपको बता दूं इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये देखिए, पूछा गया संतुलन, कोई क्वेश्चन है उसमें ऐड कर देगा संतुलन, बोलेगा किसके हिसाब,
किसके अकॉर्डिंग ये किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो आप क्या लगाएँगे? जीन पियाजे। या किस सिद्धांत में आता है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इक्विलिब्रियम है, कंजर्वेशन है, ये सब वर्ड याद रखिएगा। स्कीमा है, विकेंद्रण है, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है? पियाजे से। ये इसी क्वेश्चन बनता है कि किससे रिलेटेड है ये। बड़े-बड़े क्वेश्चन रहेंगे जिसमें लास्ट में पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ, वो सब शब्द थे जो यूज़ हुए थे, पहले मैं बता दी ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं जो समझाऊँगी ये हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ। आपको पता होगा पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ जो दी थी 4 स्टेजेस में इसको बाँटा था, जिसमें से पहला है सेंसरी मोटर जिसे बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। इसका क्यों नाम है सेंसरी मोटर? क्योंकि इस एज में सारे जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं? सेंसेस के माध्यम से होते हैं, ठीक है? वो सेंसेस के माध्यम से होते हैं, इसलिए इसका नाम सेंसरी मोटर है। नाम से ही आप रिलेट कर लीजिएगा, सेंसेस से होते हैं। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो होता है वो, तो सारे उसके वर्क जो होंगे वो ज्ञान इंद्रियों से, जिसे इंद्रियाँ बोलते हैं, उनसे होते हैं। थिंकिंग, लर्निंग सब इंद्रियों पर होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अंगुली पकड़ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपके घर में छोटे बच्चे रहे होंगे या फिर हों, तो देखिएगा जैसे हम बच्चे का हाथ है ना, मान लीजिए बच्चे का ये हाथ है ना बच्चे का, इसमें जैसे ही हम अपनी उंगली रखते हैं, ये क्या करता है? पकड़ लेता है। या फिर अपना अंगूठा जो उसका होता है वो चूसने लगता है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी किस चीज़ में होता है? अगर पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन बनेगा, रिफ्लेक्स एक्शन किस अवस्था में होता है? तो आप क्या लगाएँगे? संवेदीगामक। या फिर ज्ञान सारे वर्क जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कब होते हैं? सेंसर्स के माध्यम से, तो संवेदीगामक, सेंसरी मोटर। फिर है इमिटेशन। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इमिटेशन किस अवस्था में होता है? नकल करने की चीज़ें। नकल करने की चीज़ें जो होती हैं वो किस अवस्था में होती हैं? सेंसरी मोटर 0 टू 2। ठीक है, ये याद रखिएगा। एज नकल करने की अवस्था, इसमें बच्चा नकल करता है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो नकल करते हैं। अगर कुछ काम कोई घर में बड़ा कर रहा है तो बच्चे भी सेम टू सेम ऐसे ही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की भी मम्मा हो, वो टीचर हैं, वो मान लीजिए पेन डायरी ये सब लेके वर्क कर रहे हैं, काम कर रही हैं, तो जो बच्चा होगा वो भी बैठ के पेन से डायरी पे लिखेगा। और मान लीजिए किसी के घर में कोई ड्यूटी पे जाता है, सुबह सुबह ऑफिस जाता है अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, तो बच्चा भी वैसे ही रिएक्शन करेगा, वो ऑफिस जाएगा। या फिर कभी कभी जो लड़कियां होती है वो साड़ी वगैरह पहनने लगती हैं देख के। तो ये होता है नकल। ये नकल वाली चीजें किस में आती हैं? संवेदी गामक मतलब सेंसरी मोटर में। नेक्स्ट देखते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जैसे होता है खिलौना पाना। मान लीजिए हम बच्चे के सामने कोई ऐसे टॉय रख दिए, ठीक है? ये है इसका, मान लीजिए हम कार रख दिए, बच्चा यहाँ पे है, चाइल्ड हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके बाद ये चाइल्ड जो है यहाँ पे है, ये क्या करेगा? इसका ये गोल ही बन जाएगा। हम अगर खिलौना दूर रख दिए कि बस इसी तक हमें जाना है, यहीं तक हमें इसी ही हमें पाना है, ये गोल ओरिएंटेड एज होता है। ये बिहेवियर इसी में आते हैं, संवेदी गामक अवस्था में, याद रखिएगा। इसमें होता है जैसे खिलौना पाना। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें जो वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये होता है, वस्तु अस्थायित्व वाली चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए बच्चा जब बहुत छोटा होगा, जैसे 1 ईयर के अंदर में हम होगा, तो क्या होगा? बच्चे के सामने हम कोई रेड कलर का टॉय ला के रख दिए, रेड कलर का टॉय ला के रख दिए, तो बच्चे के सामने पहले रखे मान लीजिए, फिर बच्चा खेला, फिर हटा लिए, तो उसको याद नहीं रहेगा, वो फिर दूसरा टॉय दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा वही 1 साल से ऊपर का होगा, उसे हम अगर रेड कलर का टॉय दे दिए लाके, इसके बाद क्या होगा? वो अगर उसे हटा दिए, इसे क्या किया? हटा दिए, बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल बच्चा रोने लगेगा, नहीं मुझे वो रेड कलर वाला ही चाहिए। कलर तो नहीं पहचानते बच्चे, नहीं मुझे वही वाला चाहिए, ये बोलेंगे, नहीं मुझे वही वाला कार चाहिए, नहीं मुझे वही वाला खिलौना चाहिए। तो ये क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व। इसमें वस्तु अस्थायित्व वाले भी गुण आ जाते हैं। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि वस्तु अस्थायित्व किस में आता है? सेंसरी मोटर में आता है। अर्धभाषी बच्चे जो एक एक वर्ड हैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के मतलब बोलने लगते हैं, एक एक वर्ड जो है बोलने लगते हैं, तो ये अर्धभाषी होता है। पूरे भाषा नहीं बोल सकते, कुछ कुछ भाषा का जो कुछ पार्ट होता है वही बोल पाते हैं, तो ये अर्धभाषी हो गया। बच्चे इस एज में क्या होते हैं? अर्धभाषी होते हैं। आप आप एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1 अर्धभाषी होते हैं। नंबर 2 वस्तु अस्थायित्व वाली चीजें इसमें होती है। और क्या होता है? नकल वाली चीजें होती हैं। और जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मैं अभी एग्जाम्पल से बताई हूँ, अंगूठा चूसना, ये वाली चीजें। देखिए अर्धभाषी, वस्तु अस्थायित्व, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, रिफ्लेक्स एक्शन, इमिटेशन, थिंकिंग एंड लर्निंग बाई ये सेंसेस। ठीक है, इन सब इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये किस में है? ये डायरेक्ट आप याद रख लीजिएगा सेंसरी मोटर। अगर मैं जिस एग्जाम्पल को देके समझाई हूँ, अगर आप जो है उस एग्जाम्पल को माइंड में फीड करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। या फिर कोई ट्रिक वगैरह कर लीजिएगा थोड़ा सा, वर्ड टू वर्ड।
प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने साल से कितने साल तक का होता है? 2 से 7 साल तक का होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है। इसमें देखिए अपलटावी का गुण होता है। इसमें बच्चे बच्चे को अगर मैं बोली ना कि अगर मम्मा के साथ वो डेली मार्केट जा रहा है तो चला एक दिन उसे हम अकेले भेजेंगे तो चला तो जाएगा वो, लेकिन वो लौट के नहीं आ पाएगा, रास्ता भूल जाएगा। ये होता है अपलटावी का गुण। या फिर कहीं पार्क वगैरह में बाबा डेली जो है घुमाने ले जाते हैं तो क्या करेगा वो, चला तो एक दिन उसे अकेले जाना हो तो वो चला जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ऐसे याद रख लीजिएगा, दोनों एरो ऐसे माइंड में फिट कर लीजिएगा। गया लेकिन वापस क्या हुआ, नहीं आ पाया। ये अपल्टाविक गुण किसमें है? पूर्व संज्ञात्मक 2 से 7 साल के एज में। फिर है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक। इसको घमंड से मत लीजिएगा, उतना छोटा बच्चा है क्या घमंड करेगा ये, ठीक है, घमंड से नहीं है ये रिलेटेड। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जो चाइल्ड होता है वो जो करता है ना वो सोचता है, ये चाइल्ड है वो जो करता है वो सोचता है कि सबको, मैं जो करता हूँ वो सबको अच्छा लगता है, वही सब लोग करते हैं। ये चीज़ें होती हैं अहम केंद्रित। जैसे मान लीजिए बच्चे को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है तो उसे लगेगा कि मैं चॉकलेट खाता हूँ, मुझे पसंद है, तो मतलब जितने मेरे आसपास के सारे लोग हैं सबको चॉकलेट जो है पसंद होगा मुझे, क्योंकि मुझे पसंद है। तो ये होता है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक। ये किसमें होता है? पुरुष संक्रियात्मक अवस्था में। फिर है केंद्रिता सेंट्रिज्म। इसका भी वही रिलेशन है। केंद्रिता मतलब वो अपने आप को केंद्र समझता है, जो उसे पसंद है वो सबको पसंद है। फिर है एनिमिज्म। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। मान लीजिए एनिमिज्म को मैं आपको समझा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आपको याद हो जाए। कोई बच्चा है 2 से 7 साल के अंडर में है, ठीक है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए आपको। और फिर जीववाद है, एनिमिज्म है। मान लीजिए कि ये चाइल्ड है, ये खेल रहा था, इसको टॉय से क्या हुआ, चोट लग गई। चोट लग गई, आप देखे होंगे घर में दादी उदी जब खिलाती हैं बच्चे को, टॉय टॉय से अगर उसे चोट लग गई ना तो क्या करती हैं दादी वगैरह, टॉय को पीट देती हैं थोड़ा सा, कहती हैं कि मार दिया तुमने इसको। तब फिर क्या होता है, बच्चा जो रो रहा होता, चोट लगी ये रो रहा है, फिर दादी ने क्या किया, टॉयस पे मार दिया। फिर ये क्या हुआ, बच्चा देख के बच्चे को लगा कि ये इसको मार दिया, इसे चोट लगी, अब मैं चुप हो जाऊंगा। तो ये क्या, इसमें ये सोच रहा है कि इसे नहीं पता कि ये सजीव है निर्जीव है, इसे चोट लगी भी होगी या नहीं, उसे इससे नहीं फर्क पड़ता, उसे बस लग रहा है कि हाँ दादी ने मार दिया है, अब इसे चोट लगी है, मैं चुप रहूंगा। तो ये क्या करता है, ये सब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं ना, जैसे टॉयज़ हैं, उसके पेन हैं, उसके कुछ भी खेलने वाली चीज़ें, सबको वो सजीव समझता है, सब में वो जीव सोचता है। उसे ये नहीं पता कि ये निर्जीव है, सजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं रहता। सॉरी। ये होता है एनिमिज्म, जीववाद। फिर होता है, जब आप घर से अपने रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है। फिर है सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट मतलब इशारों से, इशारे जो होते हैं उनको वो समझने लगता है, सिंबॉलिक थॉट हो जाते हैं थोड़े बहुत। फिर कॉज इफेक्ट, जो कॉज और इफेक्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कॉज इफेक्ट का जो ज्ञान होता है वो पूर्व संख्यात्मक अवस्था में हो जाता है। कॉज इफेक्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कभी कोई खेलने वाली चीज़ें या फिर कोई डेंजरस चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए कभी कोई हॉट वाटर था, गर्म पानी था, बच्चे ने आया, ये चाइल्ड है, ये बच्चे ने आया, इसको क्या किया, टच कर दिया, क्या हुआ, अब ये जल गया, ठीक है, जल गया। तो उसे आगे से पता रहेगा कि जो पानी होता है, गर्म पानी होता है, इससे लोग जल जाते हैं, तो ये चीज़ काज एंड इफेक्ट, तब उसे पता रहेगा कि गर्म की वजह से जल गया मैं। तो यही होता है काज इफेक्ट, वो समझ जाता है कि हाँ इससे ये होगा, गर्म पानी है तो मैं जल जाऊंगा, इस चीज़ से, इस चीज़ का मतलब उसे पता चल जाएगा हाँ गर्म पानी से लोग जलते हैं। फिर है लैक ऑफ कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन होता है, अभी मैं बताई थी कि 2 ग्लास में, मान लीजिए सेम ग्लास में वाटर है, तब तो वो कहेगा हाँ सेम है, लेकिन जैसे ही इस ग्लास का वाटर आप इसमें डाले ना, जबकि देखिए जब सेम ग्लास था, इसी ग्लास का तो वाटर इसमें डालें तो ये इक्वल होगा ना आपस में, लेकिन वो बोलेगा नहीं इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा है, वो बोल देगा नहीं ये ज़्यादा है। ये कंजर्वेशन मतलब मात्रा वाली चीज़ें उसे नहीं पता होती हैं, ये आती हैं इसके बाद वाला जो स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक, इसमें इसका ज्ञान हो जाता है, लेकिन इसमें कमी रहती है पूर्ण संक्रियात्मक में। तो ये कभी-कभी क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं बता दूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे ये बनता है कि जो बच्चे हैं 2 ग्लास में मान लीजिए पानी था, बच्चे ने बोला कि मैं 2 बराबर ग्लासों में पानी था, या फिर कोई एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। फिर बच्चे ने जो ज़्यादा ज़्यादा आयतन जिसका दिखा, जो ज़्यादा बड़ा दिखा ना आकार में, ज़्यादा आकार में बड़ा दिखा, बच्चे ने उसी को बड़ा बताया। तो क्या है ये? तो आप बोलेंगे संरक्षण की कमी है, संरक्षण के ज्ञान की कमी है, और किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक-एक वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि फालतू की चीज़ें मैं कुछ ऐड ही नहीं की हूँ इसमें। कंक्रीट ऑपरेशन जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 टू 11 ईयर ये होता है, इसका एज। 0 से 2 है, याद रखिएगा, 2 से फिर से 7 है,
फिर 7 से 11 है, फिर 11 से ऊपर है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या-क्या होता है। जो चीज़ें उसमें नॉलेज नहीं थी वो इसमें हो जाएँगी नॉलेज। लॉजिकल थिंकिंग, ये लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ें आ जाएँगी इसमें। वो अगर कोई चीज़ें हो रही है ना तो उसका लॉजिक देने लगेगा। जैसे मान लीजिए वाटर था, वो गर्म था ना, उसका लॉजिक देने लगा ये गर्म क्यों है? फिर है रिवर्सिबिलिटी, जैसे रिवर्सिबिलिटी वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। मान लीजिए बच्चे को टॉयज़ वगैरह दो ना आप, तो उसे क्या करता है वो तोड़-फोड़ के देखने लगेगा। लेकिन जब तोड़ लेगा ना वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसके पहले वाली जो एज बताई थी उसमें क्या अड़-पलटा गुण था। उसके उसे तोड़ने के बाद वो उसके पुर्जे लगा नहीं, सेट नहीं कर पाता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सेट करने लग जाएगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी इसमें। अगर मार्केट में छोड़ दिए तो मार्केट से वापस आ जाएगा। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। फिर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसका वर्गीकरण करना है, ये देखिए आयत है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग, वो बता देगा कि हाँ इसमें 3 भुजाएँ हैं, इसमें 4 भुजाएँ हैं और ये गोल सा है। तो ये सब चीज़ें वो बता देगा, वर्गीकरण कर लेगा, अंतर मतलब कर लेगा। फिर है ये सब चीज़ों का ज्ञान इसमें हो जाता है। द्रव्यमान है, संरक्षण है। फिर सीरिएशन, सीरिएशन मतलब सीरीज़ में लगाना किसी चीज़ को सीरीज़ में लगाने का गुण भी इसमें आ जाएगा। मान लीजिए हम उल्टी करके ऐसे उल्टी गिनती है, इसको ऐसे कर दिए 3, 2, 4, 1 ऐसे कर दिए, तो ये इनको सीरीज़ में सेट कर लेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लेगा। तो ये होता है सीरिएशन, ये गुण किसमें आ जाते हैं, मूल संक्रियात्मक में। फिर संरक्षण का गुण, अभी मैं जो बोली थी कंजर्वेशन, 2 ग्लास का वाटर का ली थी कि इस ग्लास में पानी, इस ग्लास में, वही वाला है। इसके गुण इसमें आ जाएंगे। वो बताने लगेगा कि ये इक्वल है क्योंकि ये इसमें इसी ग्लास का वाटर है। नेक्स्ट, तुलनात्मक ज्ञान, तुलनात्मक ज्ञान भी इसमें आ जाएगा। जैसे कंपेरिजन करना हो, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, तो वो बताएगा कि इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं। ये सब चीज़ें तुलनात्मक ज्ञान वाली चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। या फिर हम बोल दिए ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा, बी सी से बड़ा है तो क्या होगा, ए इज लेस देन सी भी कर सकते हैं। वो बता देगा कि ए बी से बड़ा है तो बी सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा, ऐसे करके वो बता देगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मूल संक्रियात्मक अवस्था में थी। लॉजिकल थिंकिंग है, संरक्षण के जो गुण थे, पलटावे के गुण, ये सब आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल से जितनी भी ऊपर की एज के, जैसे हम लोग हैं या फिर हमारे मम्मी पापा हैं, कोई भी है, तो वो क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से, इसमें तो सारे ही नॉलेज हो जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, भावात्मक तर्क, उसमें देखिए लॉजिक दे रहा था, लेकिन लॉजिक उसी चीज़ों का देगा वो जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने होंगी। जैसे हमने बोला था ना कि जो वाटर है वो गर्म कैसे हुआ, वाटर जो है वो हॉट कैसे हुआ, तो वो कैसे बताएगा, जब उसके सामने वो गर्म किया गया होगा, उसके सामने वो हॉट किया गया होगा, तब वो बताएगा कि वाटर जो है ये गर्म कैसे है, ठीक है। अगर जो है उसके सामने वो चीज़ें नहीं हो रही तो नहीं बताएगा। फिर है हमने बता दिया, मान लीजिए भावात्मक तर्क वो होता है जैसे उसने कलर पहचान लिया कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये वॉयलेट है, तो मैं बोल दी कि ब्लू कलर का पेन लाओ, ठीक है, ब्लू कलर का पेन लाओ, तो वो अपने माइंड में इस चीज़ को जान लेगा कि ये ब्लू कलर कौन सा होता है, ये फीड कर लेगा। तो भावात्मक तर्क वो होता है जो सामने ना दिखे, अमूर्त जिसे बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक भी इसीलिए बोलते हैं। अमूर्त मतलब जो सामने ना दिखे उसके बारे में भी सोच लेना, ये चीज़ें होती हैं। ये ऐसी थिंकिंग आ जाती है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जिसे बोलते हैं, भावात्मक तर्क। फिर देखते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होती है ये क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। इन चीज़ों का भी इसमें गुण आ जाता है। जो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है उससे वो कैसे निकलना, इन सब चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं। फिर निर्णय क्षमता, इसमें डिसीजन वाली चीज़ें आ जाती हैं। हाँ मुझे जैसे इस एज में कौन से बच्चे होंगे, 11 साल से ऊपर के वाले आते हैं ना, तो इसमें जो 9-10 के बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो डिसीजन कर लेंगे कि हाँ हमें अब साइंस लेके पढ़ना है, हमें मैथ लेके पढ़ना है, हमें आर्ट लेके पढ़ना है, तो डिसाइड वाली चीज़ें भी कर लेते हैं। निर्णय की भी क्षमता इसमें आ जाती है। समस्या सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आप दे दिए सॉल्व करने के लिए तो वो भी कर लेते हैं इसके बच्चे। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, इस लेवल में जो थिंकिंग वाली चीज़ है वो एकदम हाईएस्ट होती है। थिंकिंग का मतलब बोलते हैं ना, इसमें विचारों की एकदम भरमार होती है थिंकिंग की, ठीक है। ये कौन सा एज हो गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें भावात्मक तर्क हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, निर्णय क्षमता है, समस्या सॉल्व है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा तो हर एक इसमें से गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कोलबर का नैतिक विकास की अवस्थाएं। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन बना ना हो। इसमें पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल होता है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल होता है। जो प्री कन्वेंशनल होता है इसको मतलब पहले 3 पार्ट में इन्होंने बांटा है, फिर 3 में से हर पार्ट में 2-2 है, हर पार्ट में 2-2 है,
से किया है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पहले इसमें ये क्वेश्चन बनता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। फिर है ऐसे क्वेश्चन हालाँकि यूपी टेट में बनते हैं, लेकिन कोहलबर्ग से क्वेश्चन हर मतलब सीटेट में हर बार आता है, डिटेल में आएगा। चलिए देखते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो सीटेट में क्वेश्चन बनता है वो आजा लिखा है, लेकिन ये आज्ञा है, ठीक है? आज्ञा, आज्ञा एवं दंड। पूछा जाएगा कि आज्ञा एवं दंड किस स्टेज में आता है? तो आप लगाएँगे प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है? फिर ऐसे पूछ लेता है कि अहंकार की अवस्था किसमें आती है? तो अहंकार की जो अवस्था है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। चलिए देखते हैं, पहला वाला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दोनों याद रखिएगा, आज्ञा एवं दंड, अहंकार की अवस्था। वही जो बोले नहीं थे ईगोसेंट्रिक, मतलब बच्चा खुद को ये समझता है कि जो उसे पसंद है वो सबको पसंद है। तो इस ये वाली एज होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, क्योंकि उसमें भी 0 से 2 साल का था, 2 से 7 साल, तो इसी के अंडर में है ये प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये भी अर्ली एज की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अहंकार की अवस्था मतलब कि बच्चा खुद को ही सब कुछ मतलब ये समझेगा कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। तो ये हो गया अहंकार की अवस्था, किसमें आएगा? प्री कन्वेंशनल में, आज्ञा एवं दंड की। वो आज्ञा मानता है और दंड भी। फिर है नेक्स्ट कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है? प्रशंसा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो उनका सम्मान करेगा, और प्रशंसा वाली चीजें आती है। कभी कभी पूछा जाता है जो गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा लड़की लड़का, ठीक है? अच्छा लड़की लड़का वाला गुड किसमें आता है? तो वो होगा कन्वेंशनल स्टेज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छा लड़की लड़का, वो कोई भी काम करता है खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में करता है कि हाँ मेरी मम्मा मेरी तारीफ करेंगी, मेरे टीचर करेंगे तारीफ। तो ये क्या होता है? प्रशंसा वाली चीजें कन्वेंशनल स्टेज में होती हैं। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, बिल्कुल जो समाज को सम्मान देता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल में 2 चीज़ें आती हैं, सामाजिक समझौते और विवेक की अवस्था। जो सामाजिक है, जो सोशलाइज़ेशन इसका हो चुका होता है, समाज में समझौते करना, समायोजन करना खुद का सीख लेता है बच्चा। और विवेक की अवस्था, इसमें जो विवेक की अवस्था इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें तार्किक जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं, ये आ जाती हैं। इसमें बच्चे को नॉलेज आ जाता है, वो मतलब सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। तो ये विवेक की अवस्था और सामाजिक समझौते की अवस्था याद रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाता है। सामाजिक समझौता और विवेक किसमें है? पोस्ट कन्वेंशनल में। फिर प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान किसमें है? कन्वेंशनल स्टेज में। आज्ञा दंड एवं अहंकार की अवस्था किसमें है? प्री कन्वेंशनल में। यही इतना याद रखना है इससे। फिर देखते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? सोशलाइजेशन क्या होता है? बच्चा जो होता है ना, बच्चे को समाज में रहने की योग्य बनाना, बच्चे को समाज में रहने के योग्य बनाना, यही होता है रहने की योग्य हो जाना। यही होता है सोशलाइजेशन। जो बच्चा समाज में रहने की योग्य हो गया, समाज में खुद को ढाल लिया, समाज में रहना सीख गया, वो होता है बच्चे का सोशलाइजेशन। और इसमें मेन क्वेश्चन ये बात, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन तो बनता ही। अब आपको पता चल गया सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कर लेंगे। इसका जो पहला कारक होता है सोशलाइजेशन का, वो क्या होता है? फैमिली। फैमिली में सबसे पहले क्या होता है? माता होती है। मदर जो होती है वो सोशलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज है। हालांकि मदर ऑप्शन में नहीं दिया रहता, अगर यूपी टेट होता तो मदर दिया रहता, लेकिन इसमें क्या दिया रहता है? सोशलाइजेशन का प्रथम कारक, ऐसे पूछा जाएगा। प्रथम कारक ये कौन सा है? ये फैमिली है। क्योंकि सबसे पहले मान लीजिए बच्चा जो होता है वो किस में, अपने होम में ही, तो अपने घर में ही रहता है। घर में किससे वो सीखेगा कि बड़ों की पाँव छूनी चाहिए, बड़ों का संस्कार, सम्मान, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए। वो अपने दादा दादी, पापा है, जो मम्मा है और नाना नानी है, इन लोगों से सीखेगा ना। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन उसका कहाँ हो रहा है? फैमिली में हो रहा है। तो प्रथम कारक कौन हो जाएगा? फैमिली। पहला कारक है फैमिली। फिर मान लीजिए फिर बच्चा बड़ा हुआ, इसके बाद क्या हुआ? अपने घर से बगल वाले घर में, मतलब पास पड़ोस में जाएगा, विद्यालय जाएगा, लोगों से मिलेगा, मतलब समुदाय, समाज, पास पड़ोस, क्लासरूम, इसके द्वारा जब उसका सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो किस कारक में आएगा? द्वितीयक कारक में। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीयक कारक कौन कौन से? समुदाय है, समाज है, पास पड़ोस, क्लासरूम, ये सब द्वितीयक कारक है। और प्रथम कारक ज्यादातर पूछा जाता है तो कौन सा है? फैमिली है, परिवार। नेक्स्ट देखते हैं, सोशलाइजेशन से बस इतना ही बनता है। सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, बाकी ये याद रखिएगा। बच्चे का समाज में रहने के योग्य बच्चे को बनाना, यही सोशलाइजेशन होता है। इसी के बेस पे सारे आंसर निकलेंगे। नेक्स्ट है विकार। विकार से क्वेश्चन बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। डिसग्राफिया, मैं हर बार बताई हूँ, ग्राफ पे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इससे रिलेट कर लीजिए, लिखना। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? सीखने से संबंधित होता है, ठीक है? डिस्प्रैक्सिया किससे, जब लर्निंग में डिसेबिलिटी रहेगी तो उसे डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे। फिर अफेजिया, अफेजिया किससे रिलेटेड होता है? भाषा से। और एक डिसकैल्कुलिया होता है, तो कैलकुलिया से आप कैलकुलेशन का अनुमान लगा पाएंगे। कैलकुलेशन से संबंधित दिक्कतें जिसमें होती है वो डिसकैल्कुलिया होता है।
इतना याद रखिएगा, इतने से ही क्वेश्चन अभी तक बना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सीडीपी के पार्ट में मैं पढ़ा रही हूँ, बस सीडीपी में क्वेश्चन बना है, ये मैथ में बना है, इंग्लिश में बना है, इंग्लिश में सेम टू सेम रहेगा, डिस्प्रैक्सिया, फिर लर्निंग डिसेबिलिटी दिया रहेगा, और ईवीएस में बना है, बाकी हिंदी में बना है, ये सबका लगभग कवर हो रहा है। ठीक है, विकास एवं अभिवृद्धि, विकास एवं अभिवृद्धि से कौन सा क्वेश्चन, विकास जो होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है, ये मेंटल से ज़्यादातर रिलेटेड होता है। अभिवृद्धि जो होता है ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब शारीरिक वृद्धि, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे चलता है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलता है। जैसे किसी का हाथ पैर मतलब हाइट कितने दिन तक बढ़ेगी, बस अभिवृद्धि मतलब यही है, वो कितने दिन तक बढ़ेगी, बस 18 साल तक या फिर 21 साल तक। और विकास तो पूरे लाइफ टाइम होता रहता है। फिर चलिए देखते हैं, इसका सिद्धांत पूछा जाता है, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास कैसे चलता रहता है, निरंतर, अभी मैं बोली ना निरंतर, हमेशा विकास होता रहेगा, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास जो होता है वो एक क्रम में होता है। देखिए पहले हमें क्या, हमें एक साथ कैलकुलेशन पूरा मतलब गणना करना पूरा आ गया था, नहीं आया था ना। पहले हम 1 2 3 ऐसे सीखे थे, फिर हम प्लस माइनस सीखे, प्लस माइनस और ये जो डिवाइड वाला है ये सब सीखे, फिर हम जाके गणना कर पाए। मतलब विकास क्या हुआ, एक क्रम में हुआ, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, मतलब 1 by 1 हुआ। तो विकास किस में होता है, क्रम में होता है। फिर है विभिन्न गति का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, जो हर स्टूडेंट होता है सब में जो विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, कोई किसी चीज़ का विकास तेजी से होगा, किसी का विकास कम तेजी से होगा, या इन्वायरमेंट और किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी, दोनों पे। फिर है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, व्यक्तिक विभिन्नता मतलब हर स्टूडेंट, हर बच्चा, हर इंसान, कोई भी हो जीवित प्राणी, सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनका जो, उनमें जो विभिन्नताएं हैं वो भी अलगाव भी पाया जाएगा। किसी का कुछ विकास होगा ज़्यादा, किसी के अंदर कुछ हुनर होगा, जैसे किसी के स्किल्स का ही देख लो, कोई अच्छा गाता है, ठीक है, कोई ये किससे आ गया, गाना, गाना किससे आ गया, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, हर कोई नहीं गा सकता अच्छा, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छी बातें कर लेता है, तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग इंसान में अलग अलग हुनर, मतलब व्यक्तिक विभिन्नता होती है, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है। फिर है स्टूडेंट नहीं, हर कोई, हर इंसान। फिर है वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया, जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। ये हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है कि विकास कैसे होता है, तो कहीं वंशानुक्रम केवल दिया रहेगा, कहीं वातावरण केवल दिया रहेगा, तो वो ऑप्शन सही नहीं होंगे, ये दोनों के सहयोग से बनता है। जैसे मैं बोली अभी, सिंगिंग कैसे होगा, सिंगिंग क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम, वही गाने को याद करना, या फिर किस टाइप का सॉन्ग सुना रहा है कोई बच्चा, तो वो वातावरण से, मतलब दोनों के मिलने से विकास हुआ, तो ये क्या हो जाता है। मैंने तो ये बस जो है एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे हर जगह मतलब। तो विकास कैसे होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी पूछा जाता है, विकास कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, विकास एवं वृद्धि, ऐसे रहेगा, एवं वृद्धि, फिर आगे रहेगा वृद्धि, आगे ऐसे खाली प्लेस रहेगा, फिर ऑप्शन में दिया रहेगा एक जगह बिल्कुल अलग है, भिन्न है, ये है वो है, ऐसे दिया रहेगा, एक जगह दिया रहेगा परस्पर संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, परस्पर संबंधित। विकास एवं वृद्धि क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संवेगात्मक विकास। संवेग का मतलब होता होगा, आप पता होगा आपको, ये थिंकिंग से रिलेटेड होता है, सोच से रिलेटेड जिसे बोलते हैं, इमोशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ये होता है भावना जिसे बोलते हैं, वो होता है संवेग। समान गति में नहीं होता, हर इंसान में संवेग समान गति में नहीं होता। जो क्रोध होता है, इसी को ले लीजिए, क्रोध जो होता है ये क्या है, संवेग है। जितनी भी चीजें, जैसे क्रोध है, भय है, ये सब चीजें, प्यार है, ये सब क्या है, संवेग है। ये संवेग ऐसी चीजें होती है जिसपे अपना कंट्रोल ज्यादातर नहीं होता है, ये मतलब प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे रहेंगी बॉडी में बस रहेंगी, थोड़ा बहुत बस कंट्रोल होगा उस पे। क्रोध है, कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई इंसान होगा ज्यादा क्रोधी होगा, ज्यादा उसे गुस्सा आता है, और कोई होगा कम होगा, तो मतलब समान गति में नहीं होता, ये सबके अंदर समान नहीं होता, कभी क्रोध का ज्यादा विकास हो गया, प्यार का कम हुआ। एक सेकेंड, कोई इंसान मान लीजिए क्रोधी ज्यादा है, प्रेमी कम है, तो वो क्या है, समान गति में नहीं होता इसका विकास। फिर है प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न, ये हर स्टेज में अलग अलग होता है। बच्चे जो जितना बचपन में अपने अर्ली चाइल्डहुड में जितना जो है क्या होंगे, जितना इमोशनल होंगे, वो क्या बड़े होने पे भी होंगे, नहीं, बड़े होने पे उनके अंदर क्या आएगा, रूडनेस आएगा, कठोरता आती है संवेग पे, क्योंकि वो कंट्रोल करना अपना सीख जाते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करेंगे तो आप उनके संवेग पे कोई कंट्रोल नहीं होता, उनके अपने अंदर ऊपर नहीं होता, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस संवेग पे कंट्रोल थोड़ा-सा करना सीख लेते हैं। तो इसलिए प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, भिन्न-भिन्न। देखिए संवेग का उदाहरण कभी-कभी पूछ दिया, इतना ही ये इतना संवेग है, भय है, क्रोध है, प्रेम है, दुःख है, घृणा है, ईर्ष्या है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें देखिए थिंकिंग से रिलेटेड है।
दुःख है, घृणा है, याद रखिएगा सब। ऑप्शन में देता है जैसे भय, क्रोध, प्रेम 3 दे दिया, इतना दे दिया मान लीजिए 3, फिर 1 दे देगा उसी में से डर। भय मतलब डर तो होता ही है मान लीजिए, याद दे दिया, ऐसे दिया था एक क्वेश्चन में, भय, क्रोध, प्रेम दिया था, एक में याद दे दिया था। याद क्या करते हैं हम, चाह के करते हैं, लेकिन जो इमोशन संवेग होता है उसे हम चाह के नहीं कर सकते। भय हम चाह के हमारे अंदर नहीं होता, हमें ऑटोमेटिक आ जाता है, क्रोध ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रेम किसी के लिए ऑटोमेटिक हमारे मन में होता है। तो ये हम चाह के नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते, बस इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जिस पे हम चाह के जिसको ना करें, वो होता है संवेग, इमोशन जिसे बोलते हैं। और जिसको चाह के किया जाए, याद हम क्या करते हैं, याद हम कैसे करते हैं, चाह के करते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमें याद हो जाए तब हम याद करते हैं। तो ये चीज़ें जो हम चाह के करते हैं वो हमें वो संवेग नहीं होता। तो इसमें दिया था याद, तो उसका बोला था कौन संवेग नहीं है, तो याद उसमें से संवेग नहीं था। जिसको चाह के किया जाए वो संवेग नहीं होता। फिर है सबसे तीव्र ये सबसे तीव्र किस में होता है, शैशवावस्था में। सब जो संवेग होता है वो सबसे ज़्यादा जिसमें इसका विकास होता है वो शैशवावस्था होता है। मतलब कोई-कोई साइंटिस्ट इसको 0 से 2 साल मानते हैं, किसी कोई-कोई 2 से मतलब 1 से 5 ईयर मानता है। तो जो शैशवावस्था होता है जनरली 0 से 2 साल तक ही होता है, जन्म से 2 साल तक का। तो इसी में सबसे तेज़ होगा। और अगर बात की जाए संवेग पे कंट्रोल कब से आ जाता है, तो ये किशोरावस्था में आने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक। फीडबैक से क्वेश्चन बनता है जिसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि। मतलब बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ, बच्चे ने क्या-क्या प्रोग्रेस किया, वो सब बताना। फीडबैक कैसा होना चाहिए, टाइमली, बिल्कुल टाइम टू टाइम देना चाहिए फीडबैक। स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होता है, कुछ चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, हाँ इन इन चीज़ों पे हमें फीडबैक देना है। जैसे हमें कम्युनिकेशन पे बच्चे के देना है, सोशलाइजेशन पे देना है, स्पोर्ट में देना है, और एग्जाम में जो उन्होंने मार्क जो है अटेंड किया उस पर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाता है, ऐसे फिक्स किया जाता है कुछ क्राइटेरिया। और टाइम टू टाइम दिया जाता है, ये नहीं कि हमेशा फीडबैक देता रहे, ऐसा नहीं होता। तो अगर कहीं भी फीडबैक से क्वेश्चन बने तो उसको कैसे लगाना है, टाइमली मतलब समय, हिंदी में देख लीजिए समय, और विशिष्ट होता है, ऐसे ऑप्शन रहेगा समय और विशिष्ट। फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम, करिकुलम जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं। फिर है पाठ्यक्रम जो होना होता है उसकी खासियत पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पाठ्यक्रम है ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। पहली पहली बात तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या होता है, जो बच्चे के हिसाब से हो, बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, समाज से जुड़ा, अगर पाठ्यक्रम हो या क्लासरूम हो, दोनों चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फिर समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर केवल की कापी किताब की बातें की जाए तो वो जिस भी ऑप्शन में होंगी गलत होंगी, जब तक कि उसे क्या ना कर दिया जाए, वास्तविक जीवन से ना जोड़ दिया जाए, समाज से ना जोड़ दिया जाए। जैसे हम इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, उसे समाज से जोड़िए, उसमें समाज में देखिए कितने पॉल्यूशंस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से जोड़ेंगे जब उस किताब को, तो क्या हो जाएगा, वो समाज से जुड़ा हुआ महसूस होगा। तो ऐसा होना चाहिए करिकुलम। फिर है वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ, जो पाठ्यक्रम है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ मतलब जैसे आपके इन्वायरमेंट में ही चैप्टर है जो पूछा जाता है, 6 मेन थीम, जल है, यात्रा है, आवास है, ये सब चीज़ें हैं, ये कितने वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। जल हमारे देखिए डेली यूज़ में काम होता है, यात्रा हम करते ही करते हैं, आवास हमें चाहिए ही। तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम के लिए याद रखना चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, समाज से जुड़ा होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ये किसी भी पाठ्यक्रम की बात हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, जिससे में यूज़ होगा। ये क्वालिटीज़ जो है पाठ्यक्रम के। और क्या है, बाहरी वातावरण से जुड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जो बाहरी दुनिया है, ये नहीं कि बस स्कूल में ही सिमट के रह जाए वो, बाहरी दुनिया से भी जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन से क्वेश्चन बनता है, इवैल्यूएशन है, इसकी खासियत देखते हैं। फॉर्मेलिटीज़ असेसमेंट, ये क्या है, फॉर्मेटिव है, गलत लिखा है, ठीक है, ये में टीआईवी, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और ये फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है इसे बोलते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए, रचनात्मक, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको दिक्कतें हो रही होंगी, रचनात्मक आकलन, इसे रचनात्मक आकलन बोलते हैं। ठीक है, रचनात्मक जो आकलन होता है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी टाइम पे आपको क्या कर रही हूँ मैं, आप इसी टाइम पे मैं आप जो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें आप गलत कर सकते हैं, नहीं याद कर पाएंगे, उन चीज़ों का मैं क्या कर रही हूँ, इसी टाइम पे मैं आकलन कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ बच्चे नहीं याद कर पाएंगे, तब भी इसमें बता दे रही हूँ कि इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो टीचिंग के टाइम पे चलता है। जो टीचिंग के टाइम पे चले, ऐसे देखिए मैं लिख दे रही हूँ, जो टीचिंग के टाइम पे चले, पढ़ाते टाइम जो हो, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट मतलब आकलन, मूल्यांकन जिसे बोलते हैं। फिर है समेटिव। समेटिव क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब लास्ट में हो, एक बार हो, लास्ट में हो, वो समेटिव होता है। ओवरऑल जिसे बोलते हैं, जैसे एनुअल एग्जाम, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एनुअल एग्जाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई मीन एनुअल एग्जाम कब होता है, एकदम एक साथ होता है, सब लास्ट में जाके होता है, सम मतलब सब एक साथ, तो वो लास्ट में होता है, इसलिए एनुअल एग्जाम इसका
बेस्ट आंसर है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। फॉर्मेटिव वाला टीचिंग के टाइम पे होता रहेगा और समेटिव वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेटिव वाला टीचिंग टाइम पे चलता है और समेटिव वाला ओवरऑल होता है, लास्ट में जो होता है समेटिव। फिर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं समग्र होना चाहिए। सतत का मतलब कंटिन्यूअस और समग्र का मतलब कम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूअस एवं कम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूअस का मतलब जो मूल्यांकन है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे क्लास के बीच में भी किस प्रकार से चलेगा मूल्यांकन? क्लास के बीच में टीचर कोई पढ़ा रहा है, उसे पता करना है कि टॉपिक जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट तक मतलब स्टूडेंट उसे सीख पाए अच्छे से कि नहीं। और समग्र का मतलब होता है हर चीज़ का मूल्यांकन। जैसे बच्चे स्पोर्ट में कैसे हैं, सोशलाइजेशन उनका कितना हुआ, और वो रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना या नहीं, एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं सबका मूल्यांकन करना है। तो कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग किस में बोला गया है? NEP 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न क्या होता है? इसको टीचर को प्लस स्टूडेंट को दोनों को करना चाहिए। प्रश्न क्या होता है? पॉजिटिव चीज़ें हैं प्रश्न करना, टीचर स्टूडेंट दोनों को करना चाहिए। इससे क्या होता है? क्लासरूम एक्टिव होता है प्लस स्टूडेंट एक्टिव रहता है इसमें, तो प्रश्न अच्छा होता है करना। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक ओपन एंडेड होता है, खुले अंत वाले, इंग्लिश में बोलते हैं ओपन एंडेड। और ये बंद अंत वाले जिसे बोलते हैं क्लोज एंडेड। खुले अंत वाले वो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, खुले अंत वाले होते हैं, मान लीजिए बोल दी कि क्या होगा अगर वर्षा ही ना हो। ठीक है, वर्षा ही ना हो, तो ये होता है, ये कौन सा होता है? ये होता है खुले अंत वाले, जिसमें क्या हो, थिंकिंग ज़्यादा करनी हो बच्चों को, और जिसका फैक्चुअल आंसर ना हो, इसमें सोचना ज़्यादा पड़े, अपसारी चिंतन जिसे बोलते हैं खुले अंत वाले क्वेश्चंस। और इसमें क्या हो, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दी, क्या होगा अगर भारत में वर्षा ना हो, क्या होगा अगर वर्षा अधिक हो जाए, क्या होगा अगर बाढ़ आ जाए, ऐसी चीज़ें जो भी हो, मतलब जिसमें एक फिक्स आंसर ना हो, बच्चे अलग अलग सोच के बताएं। बंद अंत वाले ये होते हैं, जैसे मैं बोल दी 2 + 2 कितना होगा, सारे बच्चे बोलेंगे 4, सेम आंसर हो, फैक्चुअल आंसर हो, वो होते हैं क्लोज एंडेड वाले। क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं होते स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन करवाने चाहिए, जैसे बोलते हैं अपसारी। क्लोज एंडेड वाले अभिसारी होते हैं। ये भी कभी क्वेश्चन में पूछा गया। खुले अंत वाले कैसे होते हैं? अपसारी, और बंद अंत वाले अभिसारी होते हैं। फिर है क्वेश्चन क्या करता है? इंक्रीज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन। ये जिज्ञासा जो होती है बच्चों में, ये इंक्रीज करता है, बच्चों के पढ़ने की इच्छा इंक्रीज करता है। फिर है इमोशन एंड कॉग्निशन। ठीक है, भावना ये रहेगा इसमें। ठीक है, इमोशन एंड कॉग्निशन जिसे बोलते हैं भावना एवं संज्ञान। संज्ञान किससे रिलेटेड होता है? संज्ञान नॉलेज से रिलेटेड होता है, और ये भावना इमोशन से, जिसे सोच बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं। तो ये कॉग्निशन क्या, संज्ञान क्या होता है? ये ज्ञान से रिलेटेड होता है। ज्ञान से, ज्ञान क्या होता है? जैसे कि किसी भी परिस्थिति में आप हैं, उससे कैसे निकलना है, ये ज्ञान बताएगा हमें। फिर चलिए देखते हैं, इसमें पूछा जाता है संबंध। इससे एक ही क्वेश्चन बस बनता है, भावना एवं संज्ञान एक दूसरे से ऐसे बनेगा, भावना एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे संबंधित है? तो ये होगा, ये दोनों क्या है? पारस्परिक निर्भर है। किसी में रहेगा बिल्कुल इनका कोई संबंध नहीं है, किसी में रहेगा अलग अलग है। इसका जो सही आंसर होगा पारस्परिक निर्भर, ये आंसर याद रखिएगा, पारस्परिक निर्भर है। फिर है, इससे क्वेश्चन बनता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। पूछा जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। 360 डायमेंशन में जो इंटेलिजेंस होता है वो काम करता है। इसमें देखिए एक किस किस प्रकार के इंसान होते हैं, किस किस प्रकार की इसमें बुद्धि होती है, तो वो इंसान कैसा होता है ये इन्होंने बताया था। अंतर्वैयक्तिक उन्होंने बताया था कि जो होते हैं इनको सामाजिक ज्ञान ज़्यादा होता है, लोगों में बैठना उठना इनको ज़्यादा पसंद होता है, सामाजिक ज्ञान ज़्यादा होता है। यहीं इसका उल्टा एक होता है, इसमें जो मेंशन नहीं है अंत है, अगर अंत कर दिया गया ना तो वो कौन बनेगा? वो दर्शन शास्त्र बनेगा, दर्शन शास्त्री जिसे बोलते हैं। जो अंत है मतलब अपने आप में ही, सेल्फ से रिलेटेड, जो अपने आप में ही सोचता रहे। जैसे मान लीजिए एक रूम में कोई बैठा है स्टूडेंट, वो बस अपने आप में सोचता रहे, उसे समाज में अच्छा ना लगे, कम्युनिकेशन ना कर पाए, ये सब स्किल्स ना हो, वो अपने आप में बस डूबा रहे, तो जैसे लोग क्या बनते हैं? दर्शन शास्त्री बनते हैं। जो इसमें नहीं दिया है अंत वाला याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक जिसे सामाजिक ज्ञान ज़्यादा हो, दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना, मैनेज करना है, ये सब का नॉलेज हो। स्थानिक का मतलब जिसे दिशाओं से रिलेटेड ज़्यादा ज्ञान हो, ऐसे लोग जैसे भूगोल शास्त्री वगैरह बनते हैं। फिर संगीतज्ञ आपको पता होगा सॉन्ग से रिलेटेड है, जिसको सॉन्ग ज़्यादा पसंद हो वैसे लोग। तार्किक का मतलब होता है रीजनिंग वाली चीज़ें, जिसके अंदर रीजनिंग वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो तार्किक होता है। फिर है
बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वंचित विद्यार्थी। वंचित विद्यार्थी वो होते हैं जिनको, मान लीजिए वंचित विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियली कोई वंचित है, कोई इकोनॉमिकली, वही होता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक, कोई सोशलाइजेशन से वंचित है, मतलब वंचित मतलब ना मिलना, प्रॉपर ना मिलना, कोई चीज़ किसी चीज़ से के अभाव में रहना, वंचित मतलब अभाव होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को किस माध्यम से शिक्षा देना है? समावेशी शिक्षा देना है, विनम्रता के साथ, ठीक है, समावेशी शिक्षा देना है। पूछा जाता है कभी कभी जो वंचित विद्यार्थी होते हैं उनको कैसे शिक्षा देना है, तो समावेशी शिक्षा देना है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन बनता है जो विकास का सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। एक होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, एक होता है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, एक समीप एवं दूर का सिद्धांत। इससे हर बार क्वेश्चन बनता है समीप एवं दूर का सिद्धांत। चलिए देखते हैं, निरंतर जो विकास का सिद्धांत होता है, विकास क्या होता रहता है? निरंतर होता रहता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि विकास क्या रुकने वाली चीज़? नहीं, ये कभी नहीं रुकती, ये निरंतर होता रहता है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, अगर विकास किससे हो, केंद्र है ये सेंटर है, इससे नहीं, ये नहीं बोलते इसे। समीपस्थ विकास का सिद्धांत ये होता है जो विकास है ना, विकास के करीब कोई पूछा, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे बोलते हैं। विकास के करीब हो, पूरा विकास ना हुआ हो लेकिन विकास के करीब हो, जिसमें सहाय अगर हेल्प कर दे तो वो पूरा काम कर ले, ये होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। शीर्षगामी विकास का सिद्धांत होता है, हेड है, ये मान लीजिए पूरी बॉडी है, ये हेड से पैर की तरफ जब विकास होगा तो उसे बोलते हैं शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। हेड से सिर की तरफ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जब सिर से पैर की तरफ विकास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, सिर से पैर की तरफ। फिर होता है समीप एवं दूर का सिद्धांत। समीप वाली चीज़ों का विकास पहले होता है, दूर वाली चीज़ों का विकास बाद में होता है, समीप एवं दूर का सिद्धांत है। फिर सकल पेशी पहले और सूक्ष्म कौशल पेशी पहले, बाद में, मतलब सकल पेशी क्या होता है? ये पूरा, मान लीजिए ये पूरा बॉडी है, कोई बच्चा है छोटा सा, तो आपको पता है वो पूरे बॉडी का मूवमेंट पहले कर लेता है, लेकिन उसकी जो हैंड होते हैं ना, उन पे पकड़ उनकी नहीं रहती, जैसे कुछ पकड़ाओगे वो छोड़ देगा बच्चा। तो सकल मतलब संपूर्ण शरीर में तो मूवमेंट होता है, लेकिन सूक्ष्म वाली चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में मूवमेंट बाद में होता है। तो पहले पूरा शरीर हिला पाएगा, लेकिन बाद में हाथों से जो पकड़ होगी वो बाद में बन पाएगी। तो ये होता है सकल पेशी से सूक्ष्म पेशी। इन सब शब्दों को याद रखना। निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, एक समीपस्थ विकास का सिद्धांत होता है, एक होता है शीर्षगामी जो शीर्ष से पैर की तरफ होता है, एक होता है समीप एवं दूर का सिद्धांत होता है, एक होता है सकल पेशी कौशल पहले और सूक्ष्म पेशी कौशल बाद में। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर से क्वेश्चन बनता है। जेंडर से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक स्टीरियोटाइप पे बनता है, एक जेंडर बायस पे बनता है, जहाँ पक्षपात हो, जिसे पक्षपात बोलते हैं, और एक होता है रूढ़िवादिता वो होता है, ये किससे रिलेटेड होता है? एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। जो स्टीरियोटाइप होता है ये सोच से रिलेटेड, हिंदी तो आप जान ही गए होंगे, सोच से रिलेटेड होता है, थिंकिंग से रिलेटेड होता है। इसको कौन निर्धारित करता है? इसको समाज निर्धारित करेगा, ये भी क्वेश्चन बना है। इसको कौन निर्धारित करता है? ये समाज के द्वारा निर्धारित होता है। एक क्वेश्चन में दिया गया था, क्या ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है? प्रकृति ने नहीं निर्धारित किया, ये इसको समाज ने निर्धारित कर दिया कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का, ये कहीं कर सकता है। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे होता है इसमें होता है, मान लीजिए कोई गर्ल्स है, गर्ल्स को बोला जाता है कि ये मैथ में क्या होती हैं? वीक होती हैं, और बॉयज़ हैं वो जो है मैथ में क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ये चीज़ें क्या है? ये सोच है, लोगों की सोच है, जबकि इसमें रियलिटी नहीं है। तो इस टाइप के किस में आएंगे? स्टीरियोटाइप में आएंगे। रूढ़िवादिता, जिनकी सोच ही रूढ़िवादी हो, तो ये होता है रूढ़िवादिता। अंतर रखिएगा दोनों में। अब देखिए जेंडर बायस जो होता है, इसको भी इंसान ही और समाज ही निर्धारित करता है। जेंडर बायस वो होता है, मान लीजिए कोई टीचर है, ये क्लासरूम है, इसमें क्या कर रहा है? टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कोई चीज़ें पढ़ा रहा है, क्वेश्चन्स जो हैं वो केवल किससे किया जा रहा है? बॉयज़ से किया जा रहा है, गर्ल्स को इग्नोर कर रहा है टीचर। तो ये क्या हो जाएगा? एक लोगों को ज़्यादा ध्यान देना, लड़कों को ज़्यादा ध्यान देना, लड़कियों को ध्यान ना देना, ये होता है पक्षपात। इसे बोलते हैं जेंडर बायस। यहाँ पे जेंडर बायस आंसर लगाएंगे, यहाँ वहाँ पे स्टीरियोटाइप लगाएंगे। दो चीज़ें ही बस आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि इन सब चीज़ों से आप कैसे, मतलब बच्चे को बाहर, इन सब चीज़ों का ज्ञान आप बच्चों को कैसे देंगे? तो उसमें दिया था, एक क्वेश्चन था कि एक ऑटो चालक किसको बुलाएंगे? ऑटो चलाने वाली फीमेल को बुलाएंगे, जो उसी क्लास में पढ़ने वाली किसी स्टूडेंट की माँ होगी। फीमेल ऑटो चालक को बुलाएंगे। ये चीज़ें होती हैं, ऐसे काम करवाएंगे जो मतलब लड़कियाँ, जो समाज ये मान के चलता है कि लड़कियाँ नहीं करती, ऐसे एग्जाम्पल देंगे। फिर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन।
अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे क्या बोलते हैं, ये इसमें मल्टीपल थिंकिंग होता है, ये कहीं सिमट के नहीं रहता। देखिए मैं बता दी, अभी बताई थी ना, अगर क्या होगा अगर भारत में वर्षा ही ना हो, क्या होगा अगर भारत में 28 राज्य जो हैं वो 25 हो जाएं, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी। क्या होगा, ऐसी चीज़ें होंगी जो बच्चे, मतलब आप सभी कहीं यहाँ पे मान लीजिए घूमने गए थे, आप सभी मान लीजिए लद्दाख घूमने गए थे, अब उसके बारे में अपने विचार लिखिए, अपने विचार लिखिए। ये क्या होते हैं, अपसारी होते हैं, इसमें खुली सोच होती है, कई प्रकार से बच्चा सोचता है। और जो डाइवर्जेंट वाली चीज़ें होती हैं,
इसमें जो स्वनिम है वो किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है, और रूपिम जो है वो अर्थ से संबंधित है। उसमें स्वर्णिम लिखा था वो गलत था, ठीक है, स्वनिम होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। स्वनिम क्या है? ध्वनि से संबंधित है, और ये रूपिम जो है ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशित पाठन। जो निर्देशित पाठन होता है, ऐसे वर्ड आएगा निर्देशित पाठन, इसका क्या उद्देश्य होता है? अर्थ का निर्माण करना, जो अर्थ होते हैं उसका निर्माण करना और रिकॉर्ड भी करना है, एक रिकॉर्ड तैयार करना है और अर्थ का निर्माण करना है, इसका निर्देशित पाठन का उद्देश्य होता है। फिर है सामाजिक कौशल से भाषा सीखना। अगर सामाजिक कौशल से भाषा सीखना है तो ये इसमें कौन सी विधि काम आएगी? रोल प्ले विधि, जिसे बोलते हैं भूमिका निर्वाह विधि। भूमिका निर्वाह विधि, इसमें टीचर क्या काम करता है? एक भूमिका देने का मतलब हेल्प करता रहता है, वो भूमिका का काम करता है, तो ये होता है रोल प्ले विधि, सामाजिक कौशल से भाषा सीखना। फिर है शब्द रचना की प्रक्रिया, इससे भी क्वेश्चन बना है, एक एक जो टॉपिक है सबसे क्वेश्चन बना है। शब्द रचना की प्रक्रिया, शब्द रचना की जो प्रक्रिया होती है, पूछा गया था किस स्टेप जो होता है इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा। तो पहले क्या होता है? निर्माण होगा, फिर उद्धृत करना, अधृत लिखा है ये उद्धृत होगा, ठीक है, उद्धृत करना होता है। फिर होगा संयोजन, फिर मिलाना, संयोजन होता है, फिर लास्ट में मिलाना होता है। संयोजन तो सेट करना होता है, और लास्ट में सबको क्या कर दो? मिक्स कर दो। ये होता है शब्द रचना की प्रक्रिया। शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन, मिलाना। क्रम याद रखिएगा, क्रम ही पूछा गया था। फिर लिखना प्रारंभ होता है। जो राइटिंग वाली चीज़ें होती है ये किससे प्रारंभ होती हैं? ये फिगर बनाने से होती हैं। राइटिंग वाली चीज़ें किससे प्रारंभ होती हैं? फिगर बनाने से। अगर वहीं पढ़ने की बात की जाए कि पढ़ने में सबसे पहले किस चीज़ से शुरू करना चाहिए, तो रोचक कहानियों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अगर इंटरेस्टेड स्टोरी उन्हें दी जाएगी पढ़ने के लिए, इंटरेस्टेड स्टोरी, तो उसमें ज़्यादा वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। पढ़ना किससे शुरू होना चाहिए? रोचक कहानी से, फिर चित्र बनाने से। फिर भाषा और कौशल, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भाषा और कौशल हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा, भाषा और कौशल हैं, आगे खाली प्लेस छोड़ दिया जाएगा। तो क्या रहेगा? अंतः संबंधित, ठीक है, अंतः संबंधित होता है ये ऐसा नहीं है लगाना है कि ये दोनों संबंधित ही नहीं होते या परस्पर निर्भर नहीं होते। अगर यही ये भी दिया रहेगा कहीं ऑप्शन में अंतर संबंधित ना देके ये दिया रहे परस्पर निर्भर होते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की भी हिंदी में आते हैं। इनका जो इन्होंने क्या रोल किया हिंदी में? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखना। इन्होंने बोला है कि जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो किससे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है, ठीक है, समाज उससे लोगों से बातचीत करके। नेक्स्ट देखते हैं भाषा। भाषा क्या होता है? कहाँ गया? एक मिनट, ये रहा भाषा। भाषा जो होता है ये इसकी प्रकृति कैसे होती है, ऐसे क्वेश्चन था। भाषा की प्रकृति होती है सोचना। भाषा के माध्यम से क्या होता है? सोचना और महसूस करना। भाषा के माध्यम से ये दो वर्क होते हैं, एक सोचना, दूसरा महसूस करना। नेक्स्ट है बाल साहित्य। बाल साहित्य का क्या रोल होता है? ये भाषा की रंगतें प्रस्तुत करना, भाषा की वैरायटी जिसे बोलते हैं, वैरायटी मतलब कि अलग अलग किस प्रकार की भाषा हो सकते हैं, भाषा की ये रंगतें प्रस्तुत करता है बाल साहित्य। बाल साहित्य बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों के लिए। फिर है भाषा अर्जित करना। भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश कैसा होना चाहिए, जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? वो भाषा समृद्ध परिवेश होना चाहिए, ठीक है। बहुभाषिक कक्षा, अगर कहीं बहुभाषिक कक्षा की बात की जाए, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। इंग्लिश, ये जो चीज़ें हैं ना ये इंग्लिश में भी आएंगी, बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो बहुभाषिक कक्षा है जिसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। कहीं भी अगर बहुभाषिक कक्षा से क्वेश्चन बने उसमें दिया रहे कि लैंग्वेज कैसे सिखाना है, तो मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सिखाना। इसे डायरेक्ट विधि भी बोलते हैं, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सिखाया जाता है। नहीं, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग बिना करते हुए सिखाया जाए तो इसे डायरेक्ट विधि कहते हैं। वो उतना अच्छा नहीं होता जैसे ट्रांसलेशन होता है। जिसमें मातृभाषा को यूज़ करके किया जाए वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो बहुभाषिक कक्षा में क्या करना है? मातृभाषा को स्वीकार करना है, सबके मातृभाषा को सम्मान देना है। ये नहीं कहना है कि मातृभाषा यूज़ नहीं करना है, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अर्जित करना व सीखना में अंतर। जो भाषा अर्जित करना होता है और सीखना होता है, इसमें अंतर कैसे होता है? भाषा अर्जित करना मतलब जो बच्चे भाषा किसी और से मतलब चाह के सीखते हैं जो, और सीखना मतलब ये हो जाता है जो बच्चे बचपन में ही, नहीं, अर्जित अर्जित करना मतलब वो होता है, उल्टा बताती हूँ, ठीक है? जो बच्चे बचपन में ही सीख लेते हैं, बचपन में ही सीख लेते हैं, एकदम अर्ली स्टेज में। और जो सीखना होता है ये बाद में होता है। जैसे हमने पहले हिंदी बोलना सीखा था, फिर इंग्लिश बोलना सीख लिया, तो ये होता है सीखना, बाद में इंग्लिश बोलना, और अर्जित क्या किया था? हिंदी बोला। तो ये जो अंतर होता है दोनों में, ये इसका बेस क्या होता है अंतर का आधार? भाषा का परिवेश, जो हमारा एनवायरनमेंट मिला। मान लीजिए जो बच्चों के मम्मा-पापा हैं वो हिंदी बोल रहे हैं तो बच्चा हिंदी बोलेगा, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा। तो ये क्या होता है? भाषा परिवेश होता है जो इस पे डिपेंड करता है, और क्या स्वाभाविकता पे डिपेंड करता है, और सहजता पे, उसे कितना सहज महसूस हो रहा है, क्योंकि इसमें सीखना भी आ जा रहा है ना, सीखने की वजह से सहजता और स्वाभाविकता आ रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, भाषा परिवेश, स्वाभाविकता और सहजता।
नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर का भी नाम इसमें आता है भाषा से। स्किनर ने क्या बोला है, भाषा कैसे सीखा जाता है? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण मतलब इमिटेशन होता है, जिसे बोलते हैं नकल करना, अनुकरण के द्वारा। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा सेम टू सेम पढ़ रहा है। और पुनर्बलन का परिणाम होता है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया है स्किनर ने। फिर है चॉम्स्की। जो चॉम्स्की हैं, इन्होंने बोला है कि बच्चे भाषा स्वयं सीख लेते हैं। चॉम्स्की से बहुत क्वेश्चन बनता है। इन्होंने बोला है कि बच्चों को भाषा सिखाना नहीं पड़ता, ये सीख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे 6 मंथ के होते हैं, खुद ही सीख लेते हैं, हम कोई कहीं अलग से उन्हें सिखाते नहीं हैं। और इन्होंने बोला है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में क्या होता है, एलएडी होता है। एलएडी क्या मतलब होता है? भाषा अर्जित करने की डिवाइस। भाषा, हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट है ना। अर्जन अर्जन डिवाइस, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर हो तो बोलते हैं एलएडी, इसका फुल फॉर्म कभी कंफ्यूज है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चों के अंदर भाषा अर्जित करने की एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी वजह से बच्चे, इनकी जन्मजात क्षमता होती है। ये इन्होंने जन्मजात यूज़ किया है, जन्मजात वर्ड यूज़ किया है कि जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे भाषा अपने आप सीख लेते हैं। मैंने वो जो सारे टॉपिक जो है कवर किए कर दिए हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते थे। और विश्वास मानिएगा, अगर आप पढ़ के इस वीडियो को गए, तो आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं भी है, तो आप पास होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत ही पहले से पढ़ लिए होंगे तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।